हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, और कैसे आप सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की हीट कैपेसिटी मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या रहेगा, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, फिर क्या होगा हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स, फिर क्या पढ़ना आपने, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज, कि भाई हीट कैपेसिटी होती क्या है और ये कितने टाइप की होती है। ओके, देखो भाई, मैं अगर इसको सिंपल डेफिनेशन में आपको बोलूं इसकी भाई, तो क्या होगी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। जो हीट किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने में इस्तेमाल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बकेट पानी है और उस पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसको 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस करने में जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसकी हीट कैपेसिटी। बात आपको पहले पड़ गई भाई, और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती। और भाई आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि भाई अगर हमारे पास एक बकेट पानी है तो उसको 25 से 26 डिग्री करने में ज़्यादा हीट लगेगी बजाय कि हमारे पास क्या हो, एक गिलास पानी। भाई एक गिलास पानी हुआ तो हमको भाई अगर एक गिलास पानी क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस पे और एक बकेट पानी क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्या दोनों को 1-1 डिग्री गर्म करने में सेम हीट लगेगी कि अलग अलग हीट लगेगी? बकेट में क्या होगी भाई, ज़्यादा हीट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपके पास एक पूरी टंकी है 500 लीटर की 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसको आपको 1 डिग्री गर्म करना पड़ जाए तब आपको और भी ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको साफ दिख रहा है भाई कि जो हीट कैपेसिटी है वो किसका फंक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स का, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती भाई। तो बताओ हम क्या बोलेंगे कि हीट कैपेसिटी तो क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम बोलेंगे भाई कि हीट कैपेसिटी इज डेफिनेटली एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे, तो अब इसका मैं इसका भाई जो फॉर्मूला है वो तैयार करने की ट्राई करता हूँ। मैं भाई हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला तैयार करने की ट्राई करता हूँ। मान लिया आपने एक बकेट पानी है वो था 25 डिग्री सेल्सियस पे और आपने उसे कर दिया 26 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी, आपने उसे कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस, कितना भाई, और इसमें हीट लगी मान लिया 1000 यूनिट, 1000 जूल आप हीट मान लो। आप क्या मानो भाई कि इसमें हीट कितनी इस्तेमाल होगी, मान लिया भाई आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है पानी की, ठीक है, उसमें आपने कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ी, मान लिया 1000 जूल, कितनी भाई 1000 जूल आपने हीट सप्लाई की है, तब जाके बताओ क्या हो हमारे पास, हो 25 से क्या बन गया हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो आप मुझे ये बताओ तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, आपको भाई हीट कैपेसिटी तो क्या होती है, 25 से 26 डिग्री गर्म करने में जो हीट लगनी थी उसे हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। भाई यहां पर तो हमारे पास क्या आ गया, 25 से 30 में लगी भाई, तो सिंपल सी बात है, आपको जब ये पता है कि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में इतनी हीट लगी है तो आपको 1 डिग्री मालूम नहीं होगा क्या, आप क्या बोलोगे कि 25 से 30 यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर है, बात आपको पहले पड़ी, उसको आपने 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया और इसमें हीट लगी मान लिया कितनी, 1000 जूल। तो हम क्या बोलेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में हीट लगी, बताओ कितनी भाई, कितनी 1000 जूल, कितनी भाई 1000 जूल। अब मैं ये कहूँ तो बताओ 1 डिग्री सेल्सियस में कितनी हीट लगी होगी, क्योंकि यही क्या होगी हमारे पास हीट कैपेसिटी। भाई 1 डिग्री सेल्सियस में लगने वाली हीट क्या होती है,
हीट कैपेसिटी। तुम क्या बोलेंगे कि 1000 जूल बाई 5 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? 1000 जूल बाई 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 5 में इतनी भाई, तो भाई एक में ना मेरे पास भाई, 5 में इतनी, 1 में कितनी, तो ये फॉर्मूला है किसका हमारे पास, हीट कैपेसिटी का। तो बताओ भाई इस केस में हमारे पास हीट कैपेसिटी को मैं आपको बताऊं C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे पास ऊपर तो क्या है बताओ, मेरे पास ऊपर तो क्या है, ये 1000 जूल। 1000 जूल बताओ क्या होता है, हीट सप्लाइड। 1000 जूल क्या है हमारे पास, हीट सप्लाइड, ठीक है। और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। क्या मैं भाई 5 डिग्री सेल्सियस को क्या मैं 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस भी तो लिख सकता हूं क्या? 5 डिग्री सेल्सियस को भाई 5 डिग्री सेल्सियस क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। अब क्या मैं 5 डिग्री सेल्सियस को 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस भी तो बोल सकता हूं। तो 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, T2, और 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, T1। तो मैं क्या बोलूंगा, Q इज इक्वल क्यू बाई T2 माइनस T1 भी आप इसको बोल सकते हो। तो भाई इस तरीके से हमारे पास किसका फॉर्मूला तैयार हो गया, हीट कैपेसिटी। भाई याद रखियो कि 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में हीट लगती है 1000, तो 1 में कितनी, 1000 बटे 5। तो 1000 तो क्या है हीट Q, और 5 क्या है चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। तो फॉर्मूला यहां से हमको क्या मालूम हो गया कि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो क्या होता है भाई, Q बाई डेल्टा T, यानी T2 माइनस T1 आ गया ना आपको। और यही अगर मैं ये कहूं तो ये तो भाई फॉर्मूला आ गया। चलो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, ठीक है ना, ओके। तो ये मेरे पास आ गई भाई हीट कैपेसिटी। बताओ क्या, तो Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, आ गया ना फॉर्मूला भाई हीट कैपेसिटी का। अब आप मुझे बताओ, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा ये तो क्या थी हमारे पास, सिंपल हीट कैपेसिटी। एक हमारे पास क्या होती है मोलर हीट कैपेसिटी, वो क्या होती है। चलो पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तो हालांकि क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन मैं ये कहूं कि हीट कैपेसिटी पर ग्राम, क्या कि 1 ग्राम टेम्परेचर का 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में लगने वाली हीट, उसे हम बताओ क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 ग्राम पदार्थ का तापमान, बोलो भाई 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगती है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी आपको क्या चाहिए यहाँ पर भाई, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, हीट कैपेसिटी पर ग्राम चाहिए ना भाई। अरे बोलो भाई यहाँ पर आपको क्या चाहिए, हीट कैपेसिटी पर ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर भाई तो आप ये बताओ, मान लिया आप ये मानो कि भाई आपके पास फिर जो मास है भाई, m क्या मान ले भाई, मास ऑफ दी सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जो आपने हीट कैपेसिटी निकाली है, ये तो किसी भी मास के लिए पॉसिबल है ना। मान लिया जो हीट कैपेसिटी है किसके लिए, m मास के लिए। किसके लिए भाई, तो हम क्या बोलेंगे कि m मास की हीट कैपेसिटी क्या है, तो हम क्या बोलेंगे m मास की हीट कैपेसिटी क्या है, Q बाई डेल्टा टी। भाई m मास की हीट कैपेसिटी क्या है, m का मतलब क्या भाई, m ग्राम की हीट कैपेसिटी क्या होती है, m ग्राम्स की हीट कैपेसिटी क्या बताओ भाई, Q बाई डेल्टा टी। तो 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी क्या बताओ, 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी क्या होगी, Q बाई डेल्टा टी बाई m। समझे बात, यानी आप सिंपल किससे बात कर दो, यानी अगर आपने हीट कैपेसिटी किससे बात कर दी भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो हीट कैपेसिटी थी ये तो किसी भी मास के लिए पॉसिबल है। 1 बकेट पानी के लिए, 1 गिलास पानी के लिए, 1 टंकी पानी के लिए, यानी इसमें कुछ भी मास हो सकता है, इजंट इट। नहीं समझे बात, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 5000 ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी आई, तो 1 ग्राम के लिए क्या आएगी, जो 5000 ग्राम की हीट कैपेसिटी है, यानी किसी भी आर्बिट्रेरी मास की जो हीट कैपेसिटी होती है उसको आप किससे भाग कर दो, उस मास से, तो क्या आ जाएगी आपके पास 1 ग्राम क्या आ जाएगी ना भाई। नहीं समझे बात, तो हम क्या बोलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा कि हीट कैपेसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भाई हीट कैपेसिटी, इसको तो हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बताओ क्या है मेरे पास, बताओ, तो Q बाई डेल्टा टी इंटू m। m सिंपली क्या हमारे पास, मास ऑफ दी सब्सटेंस,
ठीक है, तो अब क्या कहोगे, एम मास की हीट कैपेसिटी। अरे भाई किसी भी अमाउंट की हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्यू बाई डेल्टा टी होती होगी, इजंट इट। तो एम मास की हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी आर्बिट्रेरी अमाउंट की हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्यू बाई डेल्टा टी। किसी भी आर्बिट्रेरी अमाउंट का आर्बिट्रेरी मास कितना है, तुम क्या बोलेंगे, एम मास की हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्यू बाई डेल्टा टी। 1 ग्राम की हीट कैपेसिटी क्या होगी, क्यू बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एम। श्योर नहीं है आपको, तो हमको मिल गई भाई, ये बताओ मेरे पास क्या आ गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर कोई बोल दे कि बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर क्या होगी, तो उसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री पानी का तापमान बढ़ाने में जो हीट लगती है उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और कैसे आएगी कि पानी की जो क्या होती है हीट कैपेसिटी, उसको आप किससे भाग कर दो, उस पानी के मास से, तो आपके पास ये आ जाएगा। ये समझे बात भाई। चलो मैं ये कह दूं भाई, ये मैं कह दूं भाई कि 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर, 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर भाई, अरे भाई 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जो हीट लगी वो मान लिया कितनी, बताओ भाई। नहीं, 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ाने में हीट लगी मान लिया कितनी, 1000 यूनिट। कितनी भाई, अरे भाई मुझे पता नहीं, तो मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने क्या बोल दिया, 1000 यूनिट। ठीक है, तो बताओ 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी, 1000/5। नहीं समझे बात। और 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने भाई 200 जोर भाग कर दो, नहीं है क्या आपको भाई। तो क्या है, ऊपर तो क्या है हीट, नीचे क्या है डेल्टा टी। अरे बोलो भाई, और इनटू क्या आ जाएगा 200 ग्राम, 200 क्या होगा, मास होगा ना भाई 1 ग्राम का। तो हमारे पास क्या गया, तो बताओ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, क्यू बाई एम डेल्टा टी, यानी हीट कैपेसिटी। तो आप ये तो बोल सकते हो कि सी की सिंपल हीट कैपेसिटी, सिंपल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सब्सटेंस। तो क्या आ जाएगी आपके पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इजंट इट। याद रखियो, एम इज इन ग्राम, क्या भाई एम ग्राम्स में है। अब कोई बोल दे मोलर हीट कैपेसिटी, क्या बताओ मोलर हीट कैपेसिटी होती है। मैं भाई आपको जो सारी की सारी क्या है डेफिनेशंस, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है बात। अब बताओ क्या होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये बताओ क्या होती है भाई, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में लगने वाली हीट, ठीक है। अरे बोलो भाई, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में लगने वाली हीट, ओके। तो आप ये बताओ भाई, अगर आपने 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में लगने वाली हीट काउंट कर ली, वो तो क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन 1 मोल में कितने ग्राम पानी होता है, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में लगने वाली हीट को मैं क्या बोलूंगा, मोलर हीट कैपेसिटी। और ये कैसे आएगी, मान लिया हमारे पास क्या बताओ भाई, मान लिया हमारे पास क्या है 54 ग्राम पानी है, क्या भाई। तो 54 ग्राम पानी में कितने मोल होते हैं, 3 मोल। मैं 18 थिया 54, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 54 ग्राम पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में मान लिया हीट लगी है 1000। चलो मैं हम क्या बोल देते हैं 2000। हम क्या बोल रहे हैं भाई कि 54 ग्राम पानी का टेम्परेचर, अरे वैसे ही बोल रहा हूँ मैं, मान लिया 2000 यूनिट, जूल नहीं क्या भाई यूनिट, ताकि भाई ठीक है। हम क्या मान रहे हैं कि 54 ग्राम पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ाने में हीट कितनी लगी हमारे पास भाई 2000। तो बताओ भाई, तो 54 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़, और इसमें कितने मोल होते हैं 3 मोल। तुम क्या बोलेंगे, यानी हम क्या बोलेंगे 3 मोल पानी का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ाने में हीट लगी है 2000। तो 3 मोल का ही, 3 मोल का भाई 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट लगेगी बताओ, 2000/5 डिग्री सेल्सियस। बोलो भाई, नहीं समझे बात। तो फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 3 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में हीट लगती है 2000/5 डिग्री। एक में कितने लगे, 1 मोल में क्या लगेगी 2000/5 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 3 भाई। तो 3 क्या नंबर ऑफ मोल्स आ गया आपको। यानी ये बताओ क्या है, तो 2000 तो क्या है हीट सप्लाइड, 5 डिग्री सेल्सियस क्या है टोटल चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास। तो बताओ, तो मेरे पास मोलर हीट कैपेसिटी, तो मेरे पास क्या आ गई, तो मेरे पास भाई मोलर हीट कैपेसिटी मेरे पास क्या आ गई बताओ, क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई
n, यहाँ पर m था, मास इन ग्राम, तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या भाई, तो अगर आपने यहाँ पर भाई ये क्या था, 3 मोल में क्या होते हैं, 54 ग्राम होते हैं ना, तो अगर आपने इसको यहाँ पर क्या रख दिया, 54 ग्राम, 54 ग्राम से भाग कर दिया तो क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन 54 ग्राम में कितने मोल होते, 3 मोल, आपने 3 से भाग कर दिया तो क्या आ जाएगी, मोलर हीट कैपेसिटी। नहीं आएगा आपको, शिवम? तो इसका मतलब मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, अब क्यू बाई डेल्टा टी क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा टी सी होता है ना, तो सी बाई यानी सिंपल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर आपने सिंपल हीट कैपेसिटी को किससे भाग कर दिया, नंबर ऑफ मोल से, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास। तो भाई मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर सारे फॉर्मूले आपको मालूम पड़ेगा हीट कैपेसिटी के, तीनों डेफिनेशन कौन कौन सी भाई। एक तो क्या सिंपल हीट कैपेसिटी, ये क्या बताओ हमारे पास, क्यू बाई डेल्टा टी। अब बताओ बस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी मेरे पास, क्यू बाई डेल्टा टी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सिंपल हीट कैपेसिटी बाई मास ऑफ द सब्सटेंस। और मोलर हीट कैपेसिटी मेरे पास क्या आती है, क्यू बाई डेल्टा टी इंटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि स्पेसिफिक सॉरी सिंपल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे मेरे पास क्या आ जाएगी, तो बोलो भाई, मोलर हीट कैपेसिटी। आसान है मुश्किल भैया, शिवम सुमित? अब आप मुझे बताओ भाई, ठीक है, हमको भाई सारी डेफिनेशन मालूम पड़ेगी, तो हम ये कह रहे हैं भाई, लेकिन इन सब में बताओ क्या है, क्यू, इन सब में क्या बताओ भाई, क्यू है ना। तो अब हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी क्या भाई, ये तो क्या भाई, ये तो क्या थी हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। इनको भाई आपने टाइप्स नहीं बोलना, क्योंकि है तो क्या है, सारी हीट कैपेसिटी है, हालांकि सिर्फ भाई ये क्या है, पर ग्राम, ये क्या है, पर मोल है, ठीक है ना। ओके, अच्छा ये बताओ क्या होगी, एक्सटेंसिव, लेकिन ये क्या है, इंटेंसिव। भाई हमने क्या बोलते, पर ग्राम ही, तो अगर हमारे पास 20 अलग अलग क्या है सब्सटेंसेस, तो उनकी हीट कैपेसिटी पर ग्राम भाई क्या आएगी, अलग अलग आएगी भाई, क्योंकि वो डिपेंड करती है उनकी नेचर के ऊपर। कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, पर यूनिट करते ही क्या बन जाती है, मास। क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंटेंसिव। हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव, लेकिन हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, बोलो भाई पर यूनिट मास या पर मोल क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर ना कोई, अब आप ये बताओ भाई, तो आप कह रहे हो कि हीट कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या, क्यू बाई डेल्टा टी, लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, तो आप कह रहे हो कि हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब हीट एब्जॉर्ब हो सकती है दो तरीके से, एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये जब बातें कहां से फॉलो होती हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ हमने क्या पढ़ाया था आपको, बोलो भाई, कि जब कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है ना, तो वो कितना वर्क कर सकता है भाई, तो उस हीट का होता क्या है, वो हीट पार्शियली कहाँ जाती है, इंटरनल एनर्जी चेंज करने में, प्लस क्या आता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हमको पता है भाई कि जब भी कोई सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करता है तो उस हीट के साथ दो ही काम हो सकते हैं, या तो वो हीट क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी, क्यू इज इक्वल टू, मान लिया 100 यूनिट हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो 100 यूनिट हीट क्या करेगी, मान लिया 80 कहाँ चली गई डेल्टा ई में, तो 20 कहाँ जाएगी प्रेशर वॉल्यूम वर्क के अंदर, तो 100 क्या हो जाएगा, 80 प्लस 20 आ गया ना आपको ये। तो आप ये देखो कि भाई, तो आप ये देखो भाई, तो हीट तो क्यों का अगर जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब मैं ये कहूँ भाई, अब यहाँ पर पी क्या है, कांस्टेंट, पी मैंने यहाँ पर क्या माना भाई, कांस्टेंट माना है ना। अब बताओ डेल्टा ई यहाँ पर क्या, और यहाँ पर भाई बताओ डेल्टा बी, डेल्टा ई यहाँ पर क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा वी क्या, चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन प्रेशर क्या है यहाँ पर भाई, कांस्टेंट। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्यू क्या हो जाएगा, इसको बोलो क्यू वी, क्या बोलो इसको भाई, क्यू वी नहीं जाएगा हमारे पास। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो, तो पी इंटू जीरो क्या बन जाएगा हमारे पास, जीरो। तो क्यू वी मेरे पास क्या है, डेल्टा ई। तो आप बोले भाई हीट तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब बताओ ये प्रेशर तो कांस्टेंट था ही, तो भाई हमने ये कोई वैल्यू रख दी, तो भाई अब ये जीरो नहीं होगा ना, तो ये क्यू पी मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा ई प्लस सिंपली पी डेल्टा वी।
तो ये क्या आ गया, क्या ये क्या है मेरे पास, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वांटिटी क्या बोली थी, डेल्टा एच। तो हमको पता लग गया भाई कि हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, एंथैल्पी चेंज, एंड हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो आप ये कह रहे हो भाई अगर हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व दो तरीके हो सकती है, तो यहाँ पर हमने क्या चेक करना है, हीट एब्जॉर्ब्ड। तो भाई हीट एब्जॉर्ब्ड आपको पता दो तरीके से पॉसिबल है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब्ड क्या होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या है, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे और प्रेशर वॉल्यूम वर्क ना करे तो सारी हीट कहाँ इस्तेमाल होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी को रेज करने में, इजंट इट। तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी क्या गया, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट। अब आपको भाई इसका इससे क्या लिंक है, फर्स्ट लॉ को इससे क्या लिंक है, भाई लिंक ये है क्योंकि हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है, ध्यान से देखो भाई, क्यू बाई डेल्टा टी। तो अगर क्यू दो तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट कैपेसिटी भी दो तरीके की नहीं होनी चाहिए क्या, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों भाई, एक बार आप क्यू यहाँ क्या पुट करोगे, क्यू वी, एक बार आप यहाँ पर क्यू क्या पुट करोगे, क्यू पी। तो क्या हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले नहीं है क्या, तो बताओ मेरे पास क्यू सी, तो मैं बोलूँ इसको बोलूँगा सी वी। अब भाई मैं बोलूँ नहीं ना, अब ध्यान रखियो भाई, अब हीट कैपेसिटी की तीन डेफिनेशन है, सिंपल हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक और भाई मोलर हीट कैपेसिटी। लेकिन ध्यान रखियो भाई ये हीट कैपेसिटी पर मोल है, लेकिन अगर मैं बोलता नहीं तो आप समझिए भाई, अगर मैं सिंपली सी लिखता हूँ ना अब, तो आपने क्या मानना है कि मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी की। क्या भाई, मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर भाई प्राइमरली किसकी बात करूँगा, तो भाई मोलर हीट कैपेसिटी या फिर कभी स्पेसिफिक, लेकिन मैं ये हीट कैपेसिटी कभी नहीं बोलूँगा अब यहाँ पर, समझ गई बात। यानी अगर मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिखूँ सी वी, तो आप समझिए भैया ये सोचियो कि सिर्फ इसके साथ क्या लगा है वी, तो ये तो सिंपल हीट कैपेसिटी है नहीं, इसका मतलब क्या भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन भाई स्पेसिफिक में आमतौर पे यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, नहीं तो भाई अगर सिंपल सीवी लिखा हो ना तो आप क्या मानोगे, क्योंकि भाई ये तीनों ही क्या सकती हैं, सीवी सीवी और सीवी। तो आपको इसका फॉर्मूला, इसका तो एग्जैक्ट सिंबल क्या बनेगा, सीवी ब्रैकेट में कैपिटल एम, इजंट इट। लेकिन भाई जनरली मैं क्या बोलूँगा, सीवी अगर मैं बोलूँ तो आप क्या मानोगे कि मैं क्या ही बात कर रहा हूँ, मोलर हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीवी क्या होगा, अब बताओ सीवी क्या होता है, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात, अरे भाई बताओ सीवी क्या होता है हमारे पास, बताओ। अरे यहाँ पर इसको बोलने की जरूरत नहीं, बार बार अब इसको नहीं बताओ, आपको पहले पढ़ रही है। तो आप बताओ भाई हीट कैपेसिटी है तो क्या होता है इसका जनरली तो फॉर्मूला क्या था, क्यू बाई डेल्टा टी। चलो हम इसी को देख लेते, पहले हम इसी को देख लेते, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सी क्या होता है, क्यू बाई डेल्टा टी होता है ना, इजंट इट। तो आप ये बताओ मुझे कि क्यू बाई डेल्टा टी, तो अगर मैं क्यू पी, अगर मैं क्यू क्या रखता हूँ, क्यू वी, क्या क्यू वी, तो बताओ मेरे पास सी वी क्या आ जाएगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मेरे पास क्या आएगी, क्यू बाई डेल्टा टी आ गया ना भाई। तो सिंपल, अगर मैंने एक ही मोल ले रखा हो तो, अगर मैंने क्या लिखा भाई, अगर मैंने क्या लिखा हो, अगर एक मोल की बात करूं मैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, वन ही आ जाएगा भाई, नहीं है ना क्वेश्चन। अगर एक ही मोल हो तो एन की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, वन आ जाएगा ना, ठीक है। तो क्या आएगा, तो क्यू वी बाई डेल्टा टी। तो आप ये बताओ अब क्यू वी क्या है, डेल्टा ई, तो क्या है मेरे पास डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, और यहां पर लिखो ब्रैकेट में वी, कि भाई बताओ यहां पर कांस्टेंट क्या है, आप यहां पर भी क्या लिखो कि बताओ यहां पर कांस्टेंट क्या है भाई, कांस्टेंट यहां पर हमारे पास क्या है, कितना कितना क्या भाई, अरे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आप क्या लिखो कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप कोई ब्रैकेट लगा के थर्मोडायनेमिक्स में और उसके नीचे क्या लगाते हो, सबस्क्रिप्ट, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि ये पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट। बात आपको पहले पड़ेगी। तो डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। अब अगर स्मॉल चेंज हो, अगर हमारे पास क्या भाई स्मॉल चेंज, यानी कि हम आपने भाई बहुत थोड़ी हीट आपने एब्जॉर्ब करवाई है, तो ये डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डी ई, और चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, क्या भाई डी टी। तो बताओ मेरे पास क्या है फॉर्मूला, मेरे पास क्या गया डी ई बाई
डी टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो ये बताओ मेरे पास क्या गया, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कॉन्स्टेंट, बोलो हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब बताओ एक हमारे पास क्या होती है सीपी, एक बताओ हमारे पास क्या होगी, सीपी होगी, ठीक है। अब बताओ सीपी बताओ हमारे पास क्या होगी, बताओ भाई क्या, अरे बोलो भाई। अब अगर आप यहां पर क्यू की वैल्यू आप बताओ क्या पुट कर देते हो, अगर आप क्यू की वैल्यू बताओ सिंपली क्या पुट कर देते हो, डेल्टा एच, तो क्यू पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, बताओ क्या है मेरे पास, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। लेकिन भाई इसमें कांस्टेंट क्या बताओ, इसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं, इसमें क्या है प्रेशर, इसमें क्या बताओ भाई कांस्टेंट, इजंट इट। तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, अरे बोलो भाई, तो बताओ इसको हम क्या बोलेंगे, अरे सिंपल सी बात है, डेल्टा एच बाई डेल्टा टी आ गया ना हमारे पास, नहीं आपको समझ आया, ओके। तो आप ये बताओ भाई, तो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, तो इसमें प्रेशर क्या कांस्टेंट, तुम क्या बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके। तो आप ये बताओ, बताओ मेरे पास क्या है ये, तो डी और स्मॉल चेंज हुआ तो क्या है मेरे पास, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये भाई मेरे पास किसके फॉर्मूले आ गए बताओ, हीट कैपेसिटी के, ठीक है। तो भाई ये बताओ क्या है सीवी, और ये बताओ क्या है सीपी। और मैं आपको तो सीपी हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है सीवी से, क्या, अरे बोलो भाई सीपी क्या होगी, सॉरी लिक्विड और सॉलिड्स में क्या होगा, सीपी और सीवी क्या होती हैं बराबर, लिक्विड और सॉलिड्स में क्या होता है सीपी और सीवी क्या होती है भाई बराबर। लेकिन गैसेस में हमेशा सीवी क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे भाई, अरे फॉर गैसेस क्या भाई, गैसेस में क्या होगा सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, और सॉलिड्स बोलो भाई, और लिक्विड्स में बताओ क्या होगा हमारे पास, सीपी होगा बराबर सीवी के, वाई 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 शुम, वेरी गुड भाई। पहले आप देखो, पहले तो गैसेस में ज्यादा क्यों होगा, ये गैसेस में सीपी क्या होगा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सीवी। आप कोई बात पता है कि भाई इंटरनल एनर्जी जो हीट एब्जॉर्ब होती है, तो जब कोई हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो दो काम होते हैं उसके, या तो क्या करेगी वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, और मैं आपको बताऊं इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना, एक क्या होता है एक जूल्स लॉ होता है, वो क्या कहता है कि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ क्या होती है टेम्परेचर से ही क्या होती है बदलती है, यानी टेम्परेचर बदलेगा तो क्या बदलेगी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी तो, और भाई इंटरनल एनर्जी बदली तो ही क्या बदलेगा टेम्परेचर, अगर इंटरनल एनर्जी बदली ना तो क्या बदल जाएगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर बदला तो क्या बदल जाएगा इंटरनल एनर्जी। तो आप मुझे ये बताओ इसके अंदर भाई, ठीक है, कि जब कोई हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो जो हीट क्या करेगी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, वही तो क्या बढ़ाएगी टेम्परेचर, इजंट इट। जो हीट कहाँ जाएगी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, वही क्या बढ़ाती है टेम्परेचर, बाकी हीट इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाती ना, जो वर्क में ही क्या होगी इस्तेमाल वो इंटरनल एनर्जी को नहीं बढ़ाएगी, इजंट इट। अरे बोलो भाई। तो मान लिया अगर कोई गैस वर्क ही ना कर रही, तो मान लिया कि आपने भाई, आप ये मान लो कि किसी मटेरियल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में 100 यूनिट हीट चाहिए, कितनी चाहिए भाई, मान लो कोई गैस है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने में हमको 100 यूनिट हीट चाहिए, हमको पता है कि जब तक इसकी इंटरनल एनर्जी, सॉरी आप मानो कि किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी 1 डिग्री बढ़ने में क्या, अरे भाई किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जब तक उसको 100 इंटरनल एनर्जी सप्लाई नहीं की जाएगी ना, जब तक उसकी इंटरनल एनर्जी 100 नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर 1 डिग्री ना बढ़े। आप ये मान लो, आप क्या मानो भाई कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी 100 बढ़ेगी, तब क्या बढ़ता है यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर। तुम समझ गए ना बात भाई, तुम क्या कह रहा हूँ कि 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी क्या बढ़ाती है 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मान लिया वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं 100 यूनिट क्या सप्लाई कर दूंगा हीट, क्योंकि सारी कहाँ इस्तेमाल हो जाएगी
और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। अरे बोलो भाई। लेकिन अगर मान लिया कांस्टेंट प्रेशर पे आप उसको 100 यूनिट हीट सप्लाई करोगे, तो मान लो भाई 20 उसने क्या कर दिया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में सिर्फ कितनी हीट खर्च हुई है, 80। समझो बात। 100 यूनिट हीट, 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या बढ़ता है, 1 डिग्री। 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो टेम्परेचर क्या बढ़ता है भाई, 1 डिग्री। तो आप बोले भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपने 100 डिग्री क्या सप्लाई कर दी, हीट। तो 100 डिग्री हीट ही क्या होगी, 100 यूनिट हीट ही क्या होगी, 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी, और क्या बढ़ जाएगा टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मान लिया भाई अगर वो गैस कांस्टेंट प्रेशर पे है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या है, अब आपने मान लिया उसको, आप कह रहे हो भाई कि 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए, तो आपने 100 यूनिट क्या सप्लाई कर दी, मान लिया हीट। बोलो भाई, लेकिन उस 100 में से क्या हो गया, 80 तो इस्तेमाल हुई यहाँ, और 20 कहाँ खर्च होगी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में। तो इसको सिर्फ डेल्टा ई को सिर्फ कितनी हीट मिली है, 80। तो अगर 100 यूनिट से टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है तो 80 से 1 डिग्री से क्या होगा, कम ही बढ़ेगा ना भाई। यानी यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको 120 यूनिट हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि 20 अगर क्या हो जाए, प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हो जाए तो भी कंपनसेट हो गए, डेल्टा ई को कितना मिल जाए, डेल्टा ई 100 तो बढ़ जाए कम से कम, नहीं पता पहले बढ़ गया। तो आपको साफ दिख रहा है भाई, उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, बोलो भाई कांस्टेंट प्रेशर पे यहां पर आप मानो 100 यूनिट हीट क्या करती है, आप मानो 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी बढ़ते क्या हो जाएगा टेम्परेचर, आप क्या मान लो भाई 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी बढ़ते ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस मान लिया बढ़ जाएगा, ठीक है बात। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो क्या करो, 100 यूनिट ही हीट सप्लाई कर दो, क्योंकि वो 100 यूनिट हीट क्या बन जाएगी, 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी, और टेम्परेचर बढ़ गया 1 डिग्री सेल्सियस, बात ठीक है। लेकिन अगर आपने भाई 100 यूनिट हीट आपने क्या सप्लाई की कांस्टेंट प्रेशर पे, तो भाई इसे कितनी मिलेगी, सिर्फ 80, और 80 में 1 डिग्री नहीं बढ़ेगा। आपने यहाँ पर 120 डिग्री क्या करना पड़ेगा, मान लिया आपने भाई यहाँ पर 120 यूनिट आपने सप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि 20 का इस्तेमाल हो जाए, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में खर्च भी हो जाए, तब भी 100 किसको मिल जाए, डेल्टा ई को मिल जाए। ये बात आपको पहले पड़ी, तो बात आपको पहले पड़ी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ये तो मान लिया कितना 100, और ये कितना चाहिएगा, 100 चाहिएगा। लेकिन 1 डिग्री बढ़ाने के लिए यहाँ पर हीट 100 ही चाहिएगी, लेकिन यहाँ पर हीट क्या चाहिएगी, 120, ताकि भाई 100 यहाँ और 20 यहाँ भी खर्च हो जाए। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, आप इसको ऐसे मानो कि मान लिया कोई सिस्टम बहुत करप्ट है, अरे सिस्टम मतलब ये नहीं है, अरे वो वाला पॉलिटिकल सिस्टम, मान लिया भाई किसी पर्टिकुलर स्टेट में बहुत करप्ट क्या है सिस्टम, ठीक है। अब ये मानो भाई जो गरीब आदमी है उसको कोई सब्सिडी मिल रही है, ठीक है बात। तो मान लिया गवर्नमेंट ही ये चाहती है कि गरीब आदमी को भाई 100 रुपये मिले, कितने रुपये, 100 रुपये मिले उसको भाई। तो वो उसको 100 रुपये, उसको पता है भाई कि उसको पता, अगर मान लिया भाई आधार कार्ड से भेज रहे हैं, ठीक है, जैसे मोदी जी ने किया है, ठीक है, तो 100 रुपये भाई अगर डाट के आएंगे बैंक में तो 100 ही आएंगे उसके पास, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया भाई ऐसे कागज़ों के थ्रू आएंगे तो आपको पता है ना कि कम से कम 120-30 रुपये पर पर्सन भेजने पड़ेंगे भाई, क्योंकि 20-30 रुपये पता हो ना आपको भाई, जो बीच में सिस्टम वो खा जाता, पता हो ना आपको भाई, 10 करवाएंगे 120 पे 130 पर खा जाएंगे, बात आपको पहले पड़ी। तो उनको पता होता भाई कि आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रांट भेजनी चाहिए, कि बीच में खा पी के एटलीस्ट इतने तो पहुँच जाए उसके पास, नहीं है आपको, आ गया ना आपको। इसलिए भी सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हीट कहाँ खर्च होती है, साथ में प्रेशर वॉल्यूम वर्क में, इसीलिए भैया आपको जितनी हीट रिक्वायर्ड है उससे आपको, बोलो भाई, जितनी हीट यहाँ पर क्या है रिक्वायर्ड है उससे आपको ज्यादा हीट आपने सप्लाई करनी पड़ेगी, इजंट इट। तब जाके आपको तो क्या मिलेगा, बात आपको पहले पड़ेगी। तो तुम क्या करें, तो तुम क्या बोलेंगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में यहाँ पर हीट लगती 100, यहाँ पर क्या लगेगी 120, तो क्यूपी हमेशा क्या होगी भाई, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे आपको हमेशा ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ती है।
क्योंकि वहाँ पर कुछ हीट कहाँ पर एक तरह से खत्म हो जाती है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में, तो उसे कंपनसेट तो करना पड़ेगा कम से कम। इसलिए सीपी क्या होता है, ज़्यादा होता है सीवी से, किसमें, गैसेज में, क्योंकि गैसेज क्या करती हैं, ये एक्सपेंड हो सकती हैं। क्या भाई, गैसेज क्या कर सकती हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अलग होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड्स और क्या है, लिक्विड्स, वहाँ पर आपने सिर्फ सीवी ही निकालनी होती है, सीपी वहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं होती। क्यों भाई, क्यों, सीपी वहाँ पर आएगी, वो तो क्या होगी सीवी, क्यों, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। भाई वैसे भी इनको आप कंप्रेस, भाई वो कंप्रेसिबल नहीं होते ना सॉलिड्स और लिक्विड, तो वहाँ पर वॉल्यूम एक्स आपको, अरे थोड़ी बहुत वॉल्यूम क्या होती है गर्म करने पर एक्सपेंड होती है, लेकिन ज़्यादा वो क्या होता है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर। पता होगा ना आपको इस चीज़ का। तो सिर्फ सॉलिड्स में और लिक्विड्स में सीपी और सीवी क्या रहेगा, तो गैसेस में सीपी क्या हो ज़्यादा होगा किससे, सीवी से, और सॉलिड्स और लिक्विड्स में बताओ क्या होगा, हमेशा सीपी हो तो क्या होगा, सीवी के बराबर होएगा। नहीं है ना आपको, अरे बोलो भाई। ओके, अब बताओ हमको क्या पढ़ना है, बताओ भाई, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। अरे भाई अब आपने बताओ क्या पढ़ना है, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। ओके, मिटा दे इसको। अच्छा अब आप बताओ भाई, अब आपने पढ़ना है हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। तो भाई यहाँ पर आपको पहले क्या होती हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस, एक क्या होते हैं हमारे पास, क्या होती हैं भाई, पॉली एटॉमिक गैसेस। तो आपको दोनों के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हीट कैपेसिटी कैसे निकालते हैं और पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए हीट कैपेसिटी कैसे मालूम करते हैं। अभी ध्यान रखो भाई कि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, अच्छा एक बात और भाई, जो हमारे पास क्या है, सॉलिड्स और लिक्विड्स, देखो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए हम थ्योरेटिकली भी क्या निकालेंगे, हीट कैपेसिटी, और भाई एक्सपेरिमेंटल हीट कैपेसिटीज को हम भाई कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्या होते हैं, लिक्विड्स, अरे भाई गैसेस के लिए क्या होगा, गैसेस और सॉलिड्स के लिए क्या होता है, आप हीट कैपेसिटी थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हो, लेकिन लिक्विड्स के लिए क्या होता है बताओ, कि जो क्या होते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल हीट कैपेसिटी, हम यूजुअली वही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली इसको भाई कैलकुलेट करने का बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल। बात आपको पहले पड़ी भाई, तो पहले तो हम क्या पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, कि भाई डिफरेंट गैसेस की हीट कैपेसिटी क्या होती है। अच्छा हीट कैपेसिटी मीनिंग क्या है, अच्छा पहले निकालेंगे सीवी, क्या भाई, पहले हम, क्योंकि हालांकि जहाँ तक हो उसके भैया हम डेरिवेशन यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन भाई क्योंकि डेरिवेशन पे क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन कोई इसके ऊपर कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, पहले निकालते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हैं। तो बताओ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, बताओ, डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, कांस्टेंट वी होता होगा ना। ठीक है, यानी कि सिंपली मैं क्या बोलूँ, डी ई बाई डी टी एट कांस्टेंट वी, यानी अगर मैं इंटरनल एनर्जी निकाल के मैं क्या करूँ उसको बताओ भाई, डिफरेंशिएट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मेरे पास क्या लेनी चाहिए भाई, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है भाई, पहले हम पढ़ रहे हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, किसके लिए भाई, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। तो क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो सीवी कैसे निकलती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, सॉरी अरे भाई क्या निकाल के, ये ई क्या है, इंटरनल एनर्जी, तो आप मोलर इंटरनल एनर्जी निकाल के क्या करो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, आपको क्या मिल जाएगा बताओ भाई, हीट कैपेसिटी। अरे भाई ठीक है, तो आप ये देखो कि जब आप कोई हीट सप्लाई करते हो, जब आप भी कोई हीट सप्लाई करते हो तो भाई इंटरनल एनर्जी कैसे बिहेव करती है, इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ती है उसकी, समझ गए बात। अब तो भाई मोलर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, किसी गैस की किसी मोनोटॉमिक गैस की मोलर इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो जब आप उसको हीट सप्लाई करोगे ना तो उस हीट के साथ नहीं, पहले तो भाई उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है, आप इसको नहीं है जो थर्मो, आपके पास जो क्या होती है थर्म होती है ना, थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ
एनर्जी। बताओ थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है गैसेस के लिए, मोनोटोमिक गैसेस के लिए, कि जो हमारे पास क्या होते हैं 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। हमारे पास जो क्या होते हैं 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग कितनी एनर्जी होती है 1/2 kT। क्या होती है 1/2 kT। ठीक है बात। ये भी क्या होती है 1/2 kT और ये भी क्या होती है 1/2 kT। पता होगा ना आपको। ठीक है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग कितनी एनर्जी होती है गैसेस में, मोनोटोमिक गैसेस में 1/2 kT क्या होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन भैया तो एक एटम की है, किसी मोनोटोमिक गैस के एक एटम के पास एक डायरेक्शन में कितनी एनर्जी होती है 1/2 kT। तीनों डायरेक्शन में क्या होती है 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT, यानी क्या गया 3/2 kT। तुम क्या बोलोगे 3/2 kT क्या होता है, बोलो भाई। एक एटम की एनर्जी आएगी मेरे पास ये, तो एक एटम के पास टोटल एनर्जी क्या होती है 3/2 kT। लेकिन भाई 1 मोल ऑफ एटम के पास क्या होगी बताओ, अगर एक एटम पास एनर्जी है 3/2 kT, तो 1 मोल ऑफ एटम के पास क्या होंगे बताओ भाई, सागर का बताओ 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 क्या आएगा, एन से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या है मेरे पास, तो 3/2 K इंटू एन टी। अब K इंटू एन क्या होता है और गैस कांस्टेंट भाई, एवोगैड्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है मेरे पास गैस कांस्टेंट। तो क्या है मेरे पास 3/2 RT। तो ये मेरे पास क्या आएगी मोलर इंटरनल एनर्जी। तो आप ये बताओ भाई मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी इसकी, अगर आपके पास मोलर इंटरनल एनर्जी, अगर आपके पास भाई E है कितनी आई 3/2, आप कहोगे भाई बाकी एनर्जी नहीं क्या रोटेशनल और भाई का क्या बोलते हैं वाइब्रेशन। अरे भाई मोनोटोमिक गैस है, यहाँ पर रोटेशन से वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं होती। तुम क्या बोले बताओ भाई, बताओ 3/2 RT क्या है मोलर इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तुम क्या बोलेंगे, तो भाई E का आप क्या करो, तो CV क्या होती है इसे, इसका क्या करो फिर भाई डिफरेंशिएशन, तो DE/dt बताओ क्या आएगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, अगर उसको भाई डिफरेंशिएट करो बताओ मेरे पास क्या आएगा 3/2 R आएगा ना। नहीं समझे बात, तुम क्या बोलेंगे 3/2 R मेरे पास क्या आएगी CV आ गई मेरे पास, क्या CV क्या आएगी मेरे पास भाई 3/2 R आई कि नहीं आई, तो CV हमारे पास आ गई 3/2 R। ओके, अब आप मुझे बताओ भाई, खैर तो चलो आपको क्या भाई ठीक है ना। ओके, अब आप मुझे बताओ कि CV क्या होती है क्या, अब मोनोटोमिक गैसेस के लिए CV बताओ क्या होगा, हम क्या बोलेंगे CV होती है, बोलो भाई DH/dt होता होगा, ओ सॉरी CP क्या होता है ΔH/ΔT एट कांस्टेंट P और DH/dt एट कांस्टेंट P। ये क्या भाई, यानी यहां पर अगर मैं इंथैल्पी निकाल के क्या करूं उसको मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मेरे पास क्या जाएगी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगी ना भाई। तो आपने सिंपली क्या करना है, अब बताओ ये क्या होता है, ये बताओ होता क्या H, यहाँ पर होता क्या है, अरे बोलो भाई, तो D/dt H क्या होता है E+PV। अरे भाई डेल्टा H क्या होता है डेल्टा E+P डेल्टा V, और H क्या होता है E+PV होता होगा ना कि नहीं है भाई। तो अब आपने क्या करना है, आपने E+PV का आपने क्या करना है डिफरेंशिएशन, इजंट इट। अब बताओ E+PV होता क्या है E+PV, तो बताओ E के लिए एक मोल के लिए ही है, तो E क्या आएगा हमारे पास भाई, वही बात है मोनोटोमिक गैस हुई तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के क्या है 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT। ठीक है, तो इसके पास यानी इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अरे भाई PV E+PV को जोड़ दी मेरे पास क्या जाएगी इंथैल्पी आ जाएगी मेरे पास, तो E मेरे पास क्या है 1/2 kT 1/2 kT 1/2 kT। तो एक एटम के पास E कितनी है 3/2 kT। 1 मोल ऑफ एटम के पास क्या है 1 मोल ऑफ एटम, अरे भाई 3/2 kT तो क्या है एक एटम के पास, और 1 मोल के पास क्या है इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब N इंटू क्या हो गया N इंटू K क्या हो गया R, तुम क्या बोलेंगे, तो 3/2 RT क्या है, बोलो भाई 1 मोल ऑफ एटम के पास इंटरनल एनर्जी।
इजंट इट? प्लस में पीवी क्या होता है? आरटी। पीवी क्या होता है भाई? आइडियल गैस इक्वेशन को 1 मोल के लिए पीवी इज इक्वल टू आरटी। पीवी क्या होता है? आरटी होता है। तो मेरे पास बताओ मेरे पास एच क्या आ गया मेरे पास? बोलो भाई 3/2 आरटी प्लस आरटी। क्या करना आपने इसका? डिफरेंशिएशन। तो 3/2 आरटी का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू तो डी एच बाई डी टी क्या आएगा मेरे पास? तुम क्या आएगा? 3/2 आर प्लस में क्या आएगा? आर क्या आएगा मेरे पास? 5/2 आर। इजंट इट? तो हम क्या बोलेंगे कि बताओ 3/2 आर तो क्या है इसका? सीवी। और 5/2 क्या मेरे पास क्या है? सीपी। तो बताओ हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो सीपी माइनस सीवी क्या आ गया मेरे पास? 5/2 आर माइनस 3/2 आर। आर आ गया भाई, आ गया ना मोनोटोमिक गैसेस के लिए। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगी? 5/2 आर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी? 3/2 आर। डिफरेंस क्या है मेरे पास? आर। अब बताओ सीपी बाई सीवी क्या आएगा मेरे पास? सीपी बाई सीवी क्या आएगा? 5/2 आर। बोलो भाई इंटू, अरे भाई ये पलट जाएगा ना डिवाइड करने पर, 3/2/3 आर। आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। टू से क्या? 5/3 कितना होता है? 1.66। कितना होता है? 1 तुम क्या बोलेंगे? तो सीपी बाई सीवी क्या गया यहाँ पर? 1.66। इसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते इसको भाई? गामा। आ गया ना आपको? ठीक है, तो हमको पता लग गया भाई कि मोनोटोमिक गैसेस के लिए हमको हीट कैपेसिटी का पूरा रिकॉर्ड मालूम हो गया भाई कि यहाँ पर क्या होती है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? 3/2 आर। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है? 3/2 आर प्लस साइन के 5/2 आर। तो 5/2 आर माइनस 3/2 आर क्या आ गया? आर तो क्या आ गया मेरे पास? डिफरेंस सीवी का। और रेशियो क्या है मेरे पास? 1.66। आसान है कि मुश्किल हुई है? मिटा दे इसको। ओके अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई? अब हमें बताओ क्या पढ़ना है? आ गया ना आपको? याद रखो भाई, सीपी माइनस सीवी क्या होता है? आर। और सीपी बाई सीवी क्या होता है? 1.6 मोनोटोमिक गैसेस के लिए। और यही क्या आता है? थ्योरेटिकल। और यही क्या होता है? एक्सपेरिमेंट। तो मोनोटोमिक गैसेस के लिए थ्योरी और एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही काम करते हैं। अब देखो भाई, हीट कैपेसिटी ऑफ पॉली एटोमिक गैसेस क्या भाई? पॉली एटोमिक गैसेस के लिए अपने क्या निकालनी है? अपने हीट कैपेसिटी। तो भाई देखो, पॉली एटोमिक गैसेस थोड़ी सी क्या है? अलग। आप ये बताओ भाई, पॉली एटोमिक गैसेस कैसी हो सकती हैं? लीनियर भी और नॉन लीनियर भी। भाई पॉली एटोमिक गैसेस कैसे हो सकती हैं? लीनियर भी और नॉन लीनियर भी। अच्छा एक बात और, पॉली एटोमिक गैसेस में ट्रांसलेशन देखो, जो थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होती है ना, हम इसको उसी को यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? कैसे भाई बताओ गैसेस के लिए? क्योंकि आप ये देखो भाई, अगर एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होती है? 1/2 पहले दो। अच्छा एक बात हो भाई, यहाँ भी हम सिर्फ क्या निकालेंगे? सीवी निकालेंगे। सीपी अपने आप क्या हो जाएगी? उससे एक आर क्या हो जाएगी? ज़्यादा। और याद रखियो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर जो होता है ना, वो सभी के लिए क्या होता है? लागू। चाहे मोनोटोमिक गैस है क्या भाई आपके पास कोई पॉलीएटोमिक गैस है, यानी सीपी माइनस सीवी हमेशा क्या रहेगा? और रहेगा। यानी सीवी निकालो आप सिर्फ, और सीपी से क्या बोल दो हमेशा? एक क्या होगी? ज़्यादा होगी। नहीं आ गया आपको भाई? सीवी निकाल के और सीपी में क्या करो भाई? एक प्लस। अरे भाई सीपी क्या होता है? सीपी क्या होगा? सीवी प्लस आर होगा। तो आप सिर्फ सीवी निकाल लो, सीपी आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, तो पॉलीएटोमिक गैसेस में अब क्या खास बात होती है भाई? यहाँ पर देखो, जैसे आपने क्या किया इसको पॉलीएटोमिक, तो वहाँ पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है ही है भाई वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? बताओ भाई, बताओ। डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी वही, यानी मैंने मोलर इंटरनल एनर्जी निकाल के उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तब मेरे पास क्या आएगी? हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फॉर एनी टाइप ऑफ गैस, चाहे वो क्या है? पॉलीएटोमिक से क्या हो? मोनोटोमिक। नहीं समझे बात? लेकिन ये ई निकालना बहुत ईजी था। कहाँ पर? मोनोटोमिक गैसेस के लिए। क्यों? क्योंकि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग क्या था? हर एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग भाई कितनी एनर्जी थी?
हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी। अगर मैं पर मोल बोलूँ तो क्या थी, हाफ आर टी हाफ आर टी। तो देखो भाई एक एटम की एक एक्सिस के लॉन्ग कितनी ट्रांसलेशनल एक एटम की एक एक्सिस के लॉन्ग कितनी एनर्जी होती है, हाफ के टी। लेकिन वन मोल क्या होगी, हाफ आर टी। तो क्या बोलो भाई, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी, तो हाफ आर टी हाफ आर टी हाफ आर टी पर मोल होगी। तो पर एटम क्या होगी टोटल 3/2 के टी, और पर मोल क्या होगी 3/2 आर टी। सिंपल होता है बिल्कुल 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 भाई, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने जैसे क्या बनाए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो वहां बताओ मेरे पास क्या जाएंगे भाई, वहां पर हमारे पास बॉन्ड्स भी तो आ गए। क्या गया भाई, बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट। और बॉन्ड्स के पास, और भाई मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। क्या भाई, आप देखो एटम के पास सिर्फ क्या होती है, 3 ही क्या होती हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अरे भाई 3n, अगर एक एटम हो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आते हैं 3n से। अगर एटमिक तो क्या होती है 3 होती हैं, और 3 क्या होती है ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल पर क्या होती है 0। लेकिन जैसे आपने क्या मान लिया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो भी वहां पर तो क्या जाएंगी। अब बताओ अगर मैं ये कहूं, अब बताओ 2 एटम तो क्या मेरे पास क्या आ गया, 2 3 6 आ गई भाई। नहीं, डायटोमिक मॉलिक्यूल में मेरे पास क्या होता है भाई 2 3 6 क्या आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी 3 तो क्या है यहाँ पर ट्रांसलेशनल, 2 यहाँ पर क्या होंगी रोटेशनल, और एक यहाँ पर क्या होगी वाइब्रेशनल। पता होगा ना आपको भाई। अरे 3n क्या होती हैं टोटल, तो टोटल कितनी होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपको पता होना चाहिए 3n। n क्या नंबर ऑफ एटम्स। और भाई ट्रांसलेशनल में कितनी होती है 3। रोटेशनल क्या होती है हमेशा 2 तक इसके लिए होती हैं लीनियर के लिए, और 3 क्या होती हैं नॉन लीनियर के लिए। पता होगा ना आपको भाई। और वाइब्रेशनल क्या होती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3n - 5 तो क्या हो जाएगा, अरे बोलो भाई लीनियर के लिए, है ना। अरे बोलो भाई, और 3n - 6 किसके लिए हो जाएगा नॉन लीनियर के लिए। नहीं आएगा आपको, तो याद रखियो भाई। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है हमारे पास, टोटल क्या होती है 3n। अब बताओ ट्रांसलेशन कौन सी होती है 3, रोटेशनल क्या होती हैं 3 होती हैं लीनियर के लिए, और 2 होती हैं, और बोलो भाई, और रोटेशनल क्या होती हैं 3 होती हैं नॉन लीनियर के लिए। बताओ ना आपको भाई, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो बताओ भाई अब वाइब्रेशनल जो होती हैं लीनियर के लिए, वो बताओ क्या है मेरे पास। तो टोटल 3n - ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 5, बोलो भाई। और वाइब्रेशनल नॉन लीनियर के लिए मेरे पास क्या आएंगी 3n - ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 6। आ गया ना आपको ये। भाई आपको पता है लीनियर मॉलिक्यूल में क्योंकि क्या होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के लोग घूमने से डिग्री फ्रीडम नहीं बन पाती। पता होगा ना आपको। ये हमारे पास क्या लीनियर मॉलिक्यूल, इसको इसके बोट घुमाओगे तो डिग्री फ्रीडम है, इसके बोट है। लेकिन भाई आपने अगर लीनियर मॉलिक्यूल को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के बोट घुमा दिया तो वो अपना स्पेस चेंज नहीं करता, तो वहाँ पर कोई डिग्री फ्रीडम नहीं होती। इसलिए यहाँ पर 2 क्या होती हैं डिग्री फ्रीडम। अगर आपको ये बोलो भाई। अब अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम ऑफ एनर्जी, आप ये बताओ एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग कितनी एनर्जी होती है, हाफ के टी। बोलो भाई कितनी होती है, हाफ के टी। अगर पर मोल बोल तो क्या होगा, हाफ आर टी। पर मोल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग कितनी एनर्जी आएगी, चलो हाफ के टी बोल देते हैं भाई एक एटम की, है ना। अरे बोल क्या है हमारे पास, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी, इजंट इट। लेकिन भाई रोटेशनल के अलॉन्ग भी इतनी होती है क्या भाई, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन से ना बनती, क्या बनती है रोटेशनल मोशन से तो बनती है। बताओ कितनी बन गई वो, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी। नहीं समझे बात। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, ट्रांसलेशन और रोटेशनल, ठीक है। चलो मैं भाई आपको एक एटम का बता रहा हूं, क्या नहीं समझे बात। अरे भाई मैं एक एटम की एनर्जी निकाल लेता हूं, ठीक है, सॉरी 1 डिग्री फ्रीडम से। कुछ बात आपको मेरे ख्याल से पहले पढ़ नहीं रही भाई, पहले पढ़ रहे आपको ये, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है, अगर हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी क्या होती है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग एनर्जी होती है, तो हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी क्या होती है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग होती है। समझ गए बात। तो याद रखियो कि हाफ के टी कहाँ होती है डिस्ट्रीब्यूटेड,
हाफ के टी। भाई हाफ के टी क्या होती है? पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एटम। पर एटम पर ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम क्या होती है? हाफ के टी। और पर एटम पर रोटेशनल डिग्री फ्रीडम क्या होती है? हाफ के टी। क्या होती है? लेकिन जो क्या होगी ये क्या बताओ? ये क्या भाई? एक ट्रांसलेशनल के लिए क्या है? एक रोटेशनल के लिए। लेकिन वाइब्रेशन के लिए क्या होती है? के टी। एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या होगी भाई? के टी एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि भाई ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन में क्या बनता है? काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ के टी तो क्या होगी? ट्रांसलेशनल। और हाफ के टी क्या होगा भाई? अरे हाफ के टी क्या होगी? काइनेटिक। और हाफ के टी क्या होगी? बोलो भाई पोटेंशियल। तो क्या है मेरे पास? ये नहीं है क्या आपको? तो भाई पर एटम बताओ क्या है मेरे पास? ये नहीं समझे बात आप? अरे ये तो क्या है? ये तो क्या है? पूरे की ट्रांसलेशन डिग्री फ्रीडम हुई तो नहीं आपको है। और अगर आप इसको भाई बताओ किस में कन्वर्ट करते हो? बोलो भाई अगर आप इसको भाई किस में कन्वर्ट करते हो तो बताइए। नंबर ऑफ मोल्स में। तो क्या के की क्या देंगे? आर। तुम क्या बोलेंगे? हाफ आर टी। हाफ आर टी। और आर टी क्या है मेरे पास? अरे नहीं आएगा आपको? एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लोग कितनी एनर्जी होती है पर मोल? एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लोग भाई कितनी एनर्जी होती है? हाफ आर टी। ठीक है ओके। और उसमें पूरा मोलिक्यूल अभी है पूरा क्या हुई है? क्योंकि मोलिक्यूल एज ए होल ट्रैवल कर रहा है। ठीक है तो हाफ आर टी और हाफ आर टी। और रोटेशन की क्या होगी? हाफ आर टी होगी एक की। ठीक है ना बात? ओके। अब वाइब्रेशनल क्या होगी? क्योंकि ड्यूरिंग वाइब्रेशनल पहले तो भाई वाइब्रेशनल मोड होते कितने? 3-5 3-6 होते हैं ना। तो एक के लॉन्ग कितनी एनर्जी आएगी बताओ भाई? आर टी। क्या आएगी भाई? क्यों बताओ? क्योंकि एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लॉन्ग क्या होगी भाई? क्या होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट भी होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगी भाई। तो हाफ के टी पर एटम क्या होगी? अभी सॉरी पर डिग्री फ्रीडम हाफ के टी क्या होगी हमारे पास? नहीं है आपको क्या? अरे हाफ के टी क्या हो गया? हो गया ना 1 के टी। तो क्या 1 आर टी हो गया पूरा हमारे पास। आ गया ना हमारे पास? तो आप ये तो आप सिंपल सी बात क्या है? तो आप ये बताओ डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए तो पहले हम क्या बात करें? पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल से कौन से लीनियर? कौन से भाई? हम बात करें पहले पहले क्या बात करें? पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल से लीनियर। तो यहाँ पर टोटल मोलर इंटरनल एनर्जी क्या होगी? अब बताओ एक डिग्री फ्रीडम के लोग एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लोग कितनी एनर्जी होती है? हाफ आर टी। और कितनी ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम होती है? 3। अरे भाई एक के लॉन्ग कितनी होती है? हाफ आर टी। और कितनी होती है? 3। एक ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम के लॉन्ग ये पर मोल है क्या होती है? पर एटम क्या बोलता हूं मैं? हाफ के टी। समझे बात? एक ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम के लॉन्ग भाई कितनी एनर्जी आएगी मेरे पास? हाफ आर टी प्लस इंटू क्या गया? 3। 3 क्यों भाई? क्योंकि 3 क्या होती है? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। प्लस में क्या है मेरे पास? अब बताओ हम क्या बात कर रहे हैं? लीनियर मॉलिक्यूल्स पॉलीएटॉमिक भाई। तो 3 सॉरी अब बताओ रोटेशन कितनी होती है? रोटेशनल 2। रोटेशन क्या होती है? अच्छा सिर्फ काइनेटिक कौन सी है? काइनेटिक है। ठीक है तो आप ये बताओ भाई रोटेशनल डिग्री फ्रीडम होती कितनी लीनियर में? लीनियर में कितनी रोटेशनल डिग्री फ्रीडम होती है? अरे भाई लीनियर मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम कितनी होती है? 3। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लोग एनर्जी क्या होती है? हाफ आर टी पर मोल। पर एटम हाफ के टी कर दियो। सिंपल नहीं आपको भाई? कि पहले मैं के टी लिखूं फिर उसको आर से एन से मल्टीप्लाई करूं? तो लीनियर मॉलिक्यूल में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल्स। ठीक है
पॉलीएटॉमिक गैसेज होगी ना मेरे पास ये। तो कितनी ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम होती है? 3। 1 डिग्री फ्रीडम के लोग एनर्जी क्या होती है? हाफ RT। तो तीनों के लोग क्या टोटल मिला के 3/2 RT। अब बताओ भाई कितनी रोटेशनल डिग्री फ्रीडम होती है? 2। 1 के लोग एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ RT पर मोल भाई, हाफ RT। यह है आपको भाई? तो तुम क्या बोलेंगे? बोलो भाई। तो हाफ RT प्लस में क्या मेरे पास ये, तो 2 इंटू तो RT है मेरे पास ये प्लस। अब बताओ भाई इसमें वाइब्रेशन मोड कितने होते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन मोड कितने होते हैं? 3-5 क्या होती हैं? 3n-5 क्या होती हैं? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम क्या बोलेंगे? तो यहां पर 3 थी और 2 थी, फिर क्या आई? तो 3n-5 तो क्या है? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और 1 किलो एनर्जी क्या आएगी? RT, ना कि हाफ RT। क्यों भाई? ये RT क्यों? क्योंकि याद रखियो भाई इसमें क्या होगा? हाफ RT क्या होगा? काइनेटिक प्लस हाफ RT क्या होगा? याद रखियो भाई ट्रांसलेशन सिर्फ क्या होती है? काइनेटिक। रोटेशन क्या होती है? काइनेटिक। लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है उनके लोग एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक प्लस रोटेशन, सॉरी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हाफ KT क्या है? हाफ RT क्या है? पोटेंशियल। हाफ RT क्या है? काइनेटिक। जोड़ के भाई तो क्या RT आएगा ना। तो याद रखियो भाई 3 डिग्री फ्रीडम तो 3 ट्रांसलेशन तो किससे मल्टीप्लाई होंगी? हाफ RT से। 3 ये भी क्या होंगी? हाफ RT से। लेकिन भाई 3n-5 जो क्या है वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम, वो किससे मल्टीप्लाई होंगी? RT से। आ गया ना आपको? नहीं आपको समझ आया? तो बताओ भाई, तो बताओ ये कौन सा है? अरे नॉन लीनियर लिखे मैं पहले, कोई बात नहीं। तो बताओ भाई लीनियर मॉलिक्यूल, बताओ क्या मेरे पास फॉर्मूला क्या है मेरे पास? बताओ हम क्या बोलेंगे इसको भाई? तो मेरे पास क्या फॉर्मूला आया बताइयो? 3/2 RT। क्या क्या 3 अंदर मल्टीप्लाई करो 3/2 RT। आ गया 3/2 RT। अरे भाई 3/2 RT क्या हो गया? 2/2 यानी क्या रहेगा ये? RT। 3/2 RT प्लस RT प्लस RT आ गया ना हमारे पास। वो बताओ और भाई ये क्या है? 3n-5 RT। नहीं है क्या? 3n-5 भाई RT आ गया मेरे पास ये। ओके तो प्लस में 3n-5 RT। इजंट इट? भाई RT आप क्या करियो? RT आपने क्या करना है बताओ? ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, आ गया आपको ये? अरे बोलो भाई अब बताओ, अब होती क्या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? क्या होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? क्या होती है? DE/dt। तो DE ये है तो DE/dt क्या आएगा मेरे पास बताओ? 3/2R। 3/2R प्लस में क्या है मेरे पास? R प्लस में क्या आ गया? 3n-5 R। अरे भाई नहीं है ना आपको ये? ठीक है, तो ये बताओ किसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास? लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। ये हमारे पास बताओ भाई किसका फॉर्मूला आ गया? लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। आ गया नहीं आपको ये? अच्छा इसे आप देखो भाई, अब आप इसे नहीं एक बारी डायटोमिक, अच्छा ये होगा हमारे पास क्या आ गया? CP आ गया भाई, सॉरी ये क्या है? CV। तो CP क्या हो इससे एक ज्यादा, उसमें प्लस में क्या लिख दिया यहाँ पर भाई? R और लिख दिया जस्ट। तो 3/2R प्लस R प्लस 3n-5 R, ये तो क्या है मेरे पास? CV आ गया। CP में बताओ कैसे लिखूंगा? बोलो भाई CV मेरे पास कहाँ पर आ गया? ये मेरे पास आ गया CV। तो बताओ CP क्या होगा? अरे बोलो भाई ये बताओ क्या होगा मेरे पास? 3/2R प्लस R प्लस में एक और कर दिया मैंने, एक और कर दिया ना। अरे भाई प्लस में एक और R ऐड कर दो जस्ट। नहीं है आपको ये? तो भाई अब जो डायटोमिक गैसेस होती हैं, अब ये है तो किसके लिए? किसी भी पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो क्या हो? लीनियर। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी होते क्या है? लीनियर भाई। तो क्या इसको लीनियर मॉलिक्यूल पे काम करना चाहिए डायटोमिक पे? बोलो भाई क्या इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पे काम करना चाहिए कि नहीं काम करना चाहिए? इस फॉर्मूले को इसको बिल्कुल काम करना चाहिए भाई, इजंट इट? तो क्या है हमारे पास? तो क्या हमारे पास ये
बताओ 3/2r प्लस आर। तो डायटोमिक के लिए आप पहले CV निकालो। CV क्या आएगी डायटोमिक के लिए, बताओ क्या आएगी, अब बताओ बेटा CV क्या आएगी डायटोमिक के लिए। n कितना है, 2 3 6 में से 5 गया 1, तो 1 आ गया ना यहाँ से, तो r प्लस आर कितना आ गया 2r, और कितना है 1.5r, 3.5r कितना है भाई 3/7/2r आ गया ना भाई, क्या है मेरे पास ये 7/2r आ गया मेरे पास, CV आ गया ना CV भाई। अब तो CP मेरे पास क्या आ गया CP, बताओ भाई इसमें एक और बढ़ा दो, CP का क्या होगा यहाँ पर 9/2r, तो यहाँ पर CP मैंने CV करी, वो तो क्या है मेरे पास, वो तो r है ही है, लेकिन CP/CV मोनोटोमिक के लिए क्या था 1.66। अब यहाँ बताओ क्या मेरे पास CP/CV, तो CP/CV यहाँ मेरे पास क्या आना चाहिए, हम क्या बोलेंगे 9/2r, बोलो 9/2r इंटू 2/7r, r से r क्या हुआ कैंसिल, 2 से 2, 9/7 कितना होता है 9/7 क्या होता है भाई 1.28 समथिंग आएगा, 1. तो क्या 1.28 आया ना भाई मेरे पास, लेकिन एक्चुअली में तो क्या होता है ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटली रूम जो हैवियर गैस होती है ना उनका तो इतना ही होता है, जो क्या होती हैं हैवियर डायटोमिक गैसेस, उनका तो इतना ही होता है रेशियो ये, लेकिन जनरली जो क्या होती है गैसेस उनका भाई रूम टेम्परेचर पता क्या होता है 1.40 होता है, कितना होता है 1. और CP और CV नहीं होती भाई, तो हमारी थ्योरी क्या कर रही प्रिडिक्ट, CV 7/2r और CP 9/2r, और इनका रेशियो क्या कर रही बताओ प्रिडिक्ट हुई 1.28 है ना, बोलो भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई एक्सपेरिमेंटल जो हीट कैपेसिटी है ना रूम टेम्परेचर पर तकरीबन डायटोमिक गैसेस के लिए पता क्या आएंगी, बोलो भाई CV तो आएगी 5/2r और CP क्या आएगी 7/2r, मतलब आनी क्या चाहिए इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आनी क्या चाहिए बताओ, अरे बोलो भाई इस फॉर्मूले से आंसर क्या आना चाहिए भाई 7/2r और 9/2r भाई, तो रेशियो क्या आना चाहिए 1/1.28 है, इजंट इट। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या आती है 5/2r और 7/2r, और इनका रेशियो निकले भाई, तो ये तो क्या हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रेशियो तो क्या CP/CV क्या आएगा, अब 7 को 5 से भाग करियो 1.4, नहीं आया क्या आपको, तो याद रखियो भाई कि एक्सपेरिमेंटली ये आता हमारे पास तकरीबन, समझे बात, अरे बोलो भाई अब ये भाई आपके स्कोप में है नहीं, क्योंकि एक तरह से नहीं मॉलिक्यूल आपको तो जब अगर आप क्या करोगे, अगर आप H2 का टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना बहुत ज़्यादा, तो वो क्या देगी 7/2r और 9/2r, 7/2r और 9/2r बहुत हाई टेम्परेचर पर, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर इनकी हीट कैपेसिटी 7/2r और 9/2r नहीं होती, वो तो क्या होती हैं 5/2r, एक के कार क्या होगी कम होगी, बात आपको पहले पड़ी हुई, जैसे कि मॉलिक्यूल में इसने कंट्रीब्यूट ना किया हो, किसने भाई, अरे जैसे कि भाई जो वाइब्रेशनल मोड नहीं है ये कंट्रीब्यूट ना कर रहा हो, जैसे कि मॉलिक्यूल क्या हो रिजिड, क्या हो भाई ऐसे बिहेव करता है यहाँ पर हीट कैपेसिटी में, ये बात आपको पहले पड़ी, फिलहाल ये सारा भी आपके स्कोप में है नहीं, ये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बात आपको पहले पड़ेगी ना, ठीक है, इसकी वजह होती भाई, ठीक है, कि जो हाँ शिवम बोलो आगे आपको ये, तो याद रखियो भाई कि ये वाला जो है ना, हालांकि ये इसमें इसका भी क्या होता है हाथ होता है, लेकिन प्राइमरीली क्या मानते हैं कि लोअर टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा एनर्जी में, ये एक तरह से ऑलमोस्ट रिजिड बिहेव करेगा, यानी इसका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट ही नहीं होगा, नहीं आएगा आपको, तो अपने आप क्या आ गया 3/2r और 1r क्या होगा हमारे पास, हो गया ना 5/2r, अरे बोलो भाई, और एक ज़्यादा क्या हो गया 7/2r, ठीक है, तो ये क्या है भाई, तो एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे पास 7/2r तो क्या CV और 9/2r क्या CP, और उनका रेशियो में क्या एक्सपेक्टेड था 1.28, लेकिन एक्चुअल रेशियो क्या होता है डायटोमिक गैसेस के लिए, बोलो भाई 1.6 सॉरी 1.4 होता है,
नहीं आएगा आपको? आ गया ना आपको ये? ठीक है। अच्छा एक बात और, अब मैं बात करूँ, हमारे पास सीवी का फॉर्मूला क्या था मेरे पास सीवी का फॉर्मूला मेरे पास क्या था बताइए? 3/2R, अरे 3/2R प्लस में R प्लस में 3 माइनस 5R, यह था ना भाई? तो ट्राई एटॉमिक गैसेज, अगर देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, तो हम सिंपली किसकी बात करते हैं? वो तो लीनियर गैसेज, किसकी भाई? जैसे CO2 है, कौन सी गैस भाई? लीनियर, CO2 टाइप गैसेज, ठीक है। तब बताओ क्या है हमारे पास, बताओ भाई? तो हमको पता है लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर पॉली एटॉमिक गैसेज के लिए सीवी का फॉर्मूला ये होता है। लीनियर पॉली एटॉमिक गैसेज के लिए क्या भाई सीवी का फॉर्मूला हमारे पास ये नहीं होता क्या? तो यहाँ भी आप एक काम करो भाई, आप एक्सपेक्टेड CpCv निकालो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंटल CpCv क्या होती है, ठीक है। तो बताओ भाई एक्सपेक्टेड CpCv क्या आएंगे हमारे पास, बताओ व्हाट शुड दे बी? एक्सपेक्टेड CpCv क्या होनी चाहिए यहाँ पर, बोलो भाई? तो ट्राइएटॉमिक है क्या भाई? ट्राइएटॉमिक, तो N क्या होगा? 3 हो गया ना यहाँ पर भाई, तो 3 पुट करियो, 3 3 में से 5 गया 4, अरे बोलो भाई, अब 4 और 1 5 भाई, आप यहाँ पर 3 पुट करो, 3 3 9 में से 5 गया 4R, 5R, और भाई बताओ क्या है हमारे पास? ये कितना है हमारे पास? ये 13/2 आ रहा है, ये पक्की बात है? ज़्यादा लिख दिया मैंने ये, 13/2 R, ठीक है, रुको। हाँ ये बताओ भाई, हाँ ये आई हुई 5/2, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर ट्राइएटॉमिक का नहीं लिखा हुआ क्या? कोई बात नहीं। बात आपको पहले पड़ी, तो आप यहाँ पर बताओ क्या पुट करो? तो 13/2R, नहीं तो क्या हमारे पास 3 दूनी 6 में 5 4R और 5R, और क्या है मेरे पास? ये अरे भाई 4.5 हो गया ना, तो 13/2R तो क्या है मेरे पास? CV, और 15/2R मेरे पास क्या होगी भाई? मेरे पास 13/2R और 15/2R क्या होनी चाहिए? CV और CP की वैल्यूज लीनियर गैसेज के लिए, इजंट इट? तो यहाँ बताओ भाई रेशियो क्या एक्सपेक्टेड है? ये CV और ये बताओ क्या CP, तो रेशियो क्या एक्सपेक्टेड? 15/13 करियो, क्या होता है? 15/13 क्या होता है? 1.15, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई एक्चुअल में 1.15 ना होता, क्या होता? 1.30 होता है, 1. क्योंकि भाई, क्योंकि ये पता कितना होता हमारे पास? 7/2R। अरे बोलो भाई, यहाँ भी वही रीजन है जो वहां पर था, ठीक है। तो भाई जो इक्वेशन है ना, ये क्लासिकल इक्वेशन इतना अच्छा प्रेडिक्ट नहीं करते आंसर्स को, बात आपको पहले पड़ेगी। तो ये क्या CV क्या होता है? ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए CV पता क्या होता है? 7/2, और ये पता क्या होता है? 9/2R। अब बताइए क्या है मेरे पास रेशियो? 1.3, कितना है भाई? 1.3 आएगा CP/CV, नहीं आएगा आपको भाई? तो याद रखियो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू सिर्फ भाई से मोनोटॉमिक के लिए सही आती है। मोनोटॉमिक के लिए CP/CV क्या होता है? 1.66, और होता भी क्या? 1.66, लेकिन डायटोमिक के लिए क्या था? 1.3 का था एक्सपेक्टेड, लेकिन आया कितना? सॉरी 1.3 का था एक्सपेक्टेड, लेकिन आया कितना? 1.4। और ट्राइएटोमिक के लिए एक्सपेक्टेड क्या था हमको? 1.15, लेकिन आता कितना? 1.3। अगर ना आपको ये ठीक है, इनको भैया आपको हायर टेम्परेचर पर इस रिजल्ट को फॉलो करना शुरू कर देंगे। नॉर्मल टेम्परेचर्स पर इनकी हीट कैपेसिटी होती कम होती है, नहीं है ना आपको ये? अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई? लीनियर मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स भाई? नॉन लीनियर। अब आपने हीट कैपेसिटी पढ़नी किसकी भाई? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स की।
तो सिंपल बात है, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो CV निकालना हमने, ठीक है। CV क्या होती है, DE/dt, और एक बार CV आ गया तो CP हम कैसे निकाल लेंगे, CV प्लस R करके भाई, ठीक है ना। तो बताओ हमारे पास भाई, अब आपने करना क्या है, तो CV निकालो पहले। तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी है ना, मोलर एनर्जी। तो हमको E कैसे निकालेंगे हम, E कैसे आएगा, तो बताओ भाई कितनी ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम होती है नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस में, कितनी ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम होती है, 3। और एक डिग्री फ्रीडम के लिए कितनी एनर्जी होती है, हाफ RT पर मोल, पर एटम पर हाफ KT, और पर मोल हाफ RT, प्लस भाई नॉन लीनियर में रोटेशनल भी क्या होती है, 3। नॉन लीनियर में रोटेशनल भी होती है 3, तो हम क्या बोलेंगे, 3 क्या है रोटेशनल, 3 ट्रांसलेट, 3 क्या है रोटेशनल, तो 3 रोटेशनल इंटू, और हर एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लोग कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है पर मोल, बोलो भाई हाफ RT। नहीं समझे बात भाई, फिर बोलो भाई। अब यहां पर तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3n-6, बोलो भाई। और हर एक के अलॉन्ग कितनी एनर्जी होती है, RT क्यों भाई, पता होगा ना आपको, हाफ R क्यों भाई, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन में खास बात क्या होती है कि यहाँ पर काइनेटिक प्लस, बोलो भाई पोटेंशियल, तो हाफ RT का RT हो गया। तो याद रखियो भाई, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम इनटू हाफ RT, नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री फ्रीडम इनटू हाफ RT, लेकिन नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री फ्रीडम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करने, RT, हाफ RT से नहीं, RT से, क्योंकि भाई वाइब्रेशनल मोशन के अलॉन्ग पोटेंशियल एज वेल एज दोनों एनर्जीज होती है, नहीं है आपको भाई। तो बताओ, तो ये आ गया मेरे पास, क्या E आ गया, तो DE/dt क्या है मेरे पास, बोलो भाई, तो क्या है मेरे पास 3/2 RT होगा नहीं, तो डिफरेंशिएट करके क्या है मेरे पास 3/2R, प्लस ये भी क्या हो गया 3/2R, प्लस ये क्या हो गया 3n-6R, ये क्या गया, CP आ गया ना, CV आ गया भाई, CP क्या हो जाएगा, प्लस में एक और R लिख दो जस्ट, नहीं आ गया आपको। तो भाई अगर एग्जामिनर से पूछ ना कि बताओ भाई एज पर क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है भाई, क्लासिकल थ्योरी, इनकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो आप इससे भाई मालूम कर सकते हो, है नहीं आपको। हालांकि रिजल्ट भाई टेम्परेचर से इतना ज़्यादा भाई क्या बोलते हैं उसके ऊपर इतना डिपेंड, मतलब उससे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, नहीं है ना आपको ये, इनको आप क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपने पढ़ना नहीं है अपने, आ गया आपको ये, ठीक है। अच्छा, आपसे भाई एक का कॉन्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ सकता है, कोई आपसे यही पूछ ले कि बताओ भाई, आप बताओ भाई जो वाटर वेपर है उसमें इतनी क्या है, बोलो भाई मोलर इंटरनल एनर्जी या हीट कैपेसिटी, कोई आपसे बोल दो भाई कि बताओ वाटर क्या नॉन लीनियर ना, तो वाटर में इतनी क्या है हीट कैपेसिटी थ्योरेटिकली, तो उसमें ट्रांसलेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ध्यान रखियो भाई ट्रांसलेशन क्या होगा, बताओ वाटर में क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल में ट्रांसलेशन क्या होता है 3/2R, 3/2R ही क्या होगा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्ट्रीब्यूशन, नहीं आ गया, दोनों पूछ ले क्या हो जाएगा 3R, 3/2R 3/2R 3R, आ गया आपको ये, ओके। अब बताओ भाई हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स, क्या भाई, तो मैं आपको बताऊं जैसे आप थ्योरेटिकली हीट कैपेसिटी आप सॉलिड्स आप आराम से निकाल पाते हो ना, ठीक है, इतना इजीली मैं आपको बताऊं लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी निकालना नहीं है, नहीं है ना आपको ये, तो भाई लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है, ठीक है। इसके लिए भाई फिर भी नहीं है, अरे फिर भी भाई एक फोनोन थ्योरी ऑफ लैटिस है, क्या है, बोलो फोनोन थ्योरी ऑफ लैटिस, उसमें 21 डिफरेंट लिक्विड्स की हीट कैपेसिटी प्रिडिक्ट कर रखी है, लेकिन भाई मैं आपको बताऊं लिक्विड्स में फिर भी भाई हम ऐसे कोई थ्योरेटिकली कोई आइडिया यूज़ नहीं करते, ठीक है, इनको एक्सपेरिमेंटली ही निकालते हैं, कैसे भाई, और वो आपको पता होता ही क्या है, बताओ यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, बताओ लिक्विड्स के लिए हम कैसे निकाल लेंगे, और ध्यान रखो भाई यहाँ पर CP और CV क्या होंगे, बराबर होंगी, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में क्या होता है CP और CV क्या होती है बराबर, गैसेस में क्या था CP/CV मोनोटोमिकली क्या था 1.66,
है ना, डायटोमिक के लिए 1.4 आएगा और ट्राइटोमिक के लिए 1.3, ठीक है। लेकिन Cp/Cv सॉलिड्स में क्या होता है 1 और लिक्विड्स में क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर सिंपली Cv निकालो, Cp निकालने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही क्या है हमारे पास Cp। तो बताओ भाई Cv क्या है मेरे पास, बोलो भाई। तो हीट कैपेसिटी क्या है, बताओ क्या होती है भाई, अरे भाई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, बताओ क्या होगी, सिंपल हीट कैपेसिटी, बोलो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर इनटू क्या, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ऐसे हम निकालेंगे आराम से भाई। यानी हमें क्या करना है, हमने ये देखना है किसी पर्टिकुलर अमाउंट का हमारे पास कोई मटेरियल है, उसको आपने गर्म कर दिया, उसको आपने हीट सप्लाई कर दी, जितना क्या बढ़ा उसका टेम्परेचर, ये तो क्या है, अरे ये क्या लिख दिया ऊपर मैंने, क्यू, ऊपर क्या लिखो ये, अरे क्यू लिखो यहाँ पर, क्यू वी डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। तो देखो भाई कि डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट लगी है, ठीक है। मान लीजिए क्या 5 डिग्री बढ़ाने मान लीजिए क्या लगी 1000 जूल, तो 1000 ऊपर नीचे क्या 5 और यहाँ पर क्या उसका मास, अरे वही तरीका, बताओ मेरे पास क्या जाएगा। वो सिंपल सी बात है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्यू वी बाई डेल्टा टी होती है, इजंट इट। ये तो क्या होता है किसी भी आर्बिट्रेरी मास के लिए, तो पर ग्राम क्या हो जाएगा, तुम क्या बोलोगे भाई, एम ग्राम के लिए हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्यू एम ग्राम के लिए सीवी क्या होती है, क्यू वी बाई डेल्टा टी। 1 ग्राम के लिए क्या आएगी, क्यू वी बाई डेल्टा टी बाई, आ गया ना। और सिमिलरली बताओ सी वी एम क्या आ जाएगी, सॉरी बताओ मोलर हीट कैपेसिटी क्या, मोलर कैपिटल एम है ये, बताओ। तो मास की बजाय आप किससे बात कर दियो, नंबर ऑफ मोल से, आ गया आपको ये, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे पास, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। फिर हमारे पास क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो देखो मैं यहाँ पर आपको नहीं है, हालांकि मैंने आपको हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स मैंने आपको पढ़ा रखी है, जो मैंने आपको पढ़ाया था भाई क्वांटम थ्योरी, इजंट इट। लेकिन भाई क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिकल थ्योरी, तो हम यहाँ पर भाई हीट कैपेसिटी सिर्फ कौन सी पढ़ेंगे, क्लासिकल पर्सपेक्टिव से, क्या भाई कि सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। तो बताओ भाई किसी सॉलिड के अंदर बहुत सारे बताओ क्या होंगे, एटम्स होंगे ना। मान लिया हमारे पास क्या कोई मोनोटॉमिक सॉलिड, तो बताओ एक एटम के पास, अब सॉलिड में भाई कोई चीज़ मूव तो करती नहीं, वहाँ पर ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन तो होती नहीं। जैसे भाई गैस में तो मॉलिक्यूल घूम सकता है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है भी भाई मान डायमंड ही है भाई, वहाँ पर कोई मॉलिक्यूल होता नहीं, और हो भी तो क्या होगा बिल्कुल वहाँ पर अपनी लैटिस में क्या होगा, फिक्स होएगा, वो घूम, यानी यहाँ पर भाई रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, यहाँ पर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ क्या होती है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। क्या, अपनी लैटिस में वो जो एटम है वो क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, यहाँ पर उसके पास सिर्फ क्या होती है, वाइब्रेशनल मोशन, इजंट इट। तो बताओ भाई एक एटम के पास बताओ, एक एटम पास भाई बताओ कितनी वाइब्रेशनल मोशन होगी, बताओ, हाफ के टी। अरे भाई एक एटम के पास कितनी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, हाफ के टी नहीं सॉरी, अरे हाफ, एक एटम के पास बताओ कितनी तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, और कितनी क्या होगी उसके पास, बताओ भाई एक एक्सिस के लोग एक एटम के पास कितनी काइनेटिक होगी, हाफ के टी क्या होगी काइनेटिक, प्लस हाफ के टी क्या होगी पोटेंशियल, क्या भाई हाफ के टी काइनेटिक और हाफ के टी क्या होगी पोटेंशियल। भाई वही बात होगी, अगर वाइब्रेशनल मोशन है, अगर क्या हमारे पास भाई वाइब्रेशनल मोशन, तो भाई वाइब्रेशनल मोशन में एक एटम के पास कितनी एनर्जी होती है, बताओ भाई, हाफ के टी होती होगी ना, हाफ के टी और हाफ के टी क्या है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है एक एक्सिस के लॉन्ग। तो बताओ भाई एक एक्सिस के लॉन्ग एक्स वाई या आपने भाई, अरे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले फॉर्मूले आपने यहाँ पर लगाने, क्यों, क्योंकि वो किसके लिए होते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए, वो किसके लिए होते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए। आपने यहाँ पर वाइब्रेशन का मानना है कि वाइब्रेशन का कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और वही जेड के लॉन्ग। एक एटम की जो वाइब्रेशन है
एक एटम की वाइब्रेशन का आपने भाई एक्स के लोग कंपोनेंट, वाई के लोग और भाई जेड के लोग कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट के लोग कितनी एनर्जी होता है भाई? हाफ के टी। अरे भाई एक एक्सिस के लोग हाफ के टी, एक एटम की एक एक्सिस के लोग हाफ के टी का काइनेटिक और हाफ के टी क्या होगी? पोटेंशियल। तो टोटल क्या आएगी मेरे पास एक एटम की? तो एक एटम की पर कोऑर्डिनेट एनर्जी क्या आएगी मेरे पास? के टी आ गई भाई। एक एटम की पर कोऑर्डिनेट एनर्जी के टी आ गई। और 1 मोल ऑफ एटम क्या आ गई मेरे पास? यानी कि 1 मोल ऑफ एटम, तो एक एटम की एक कोऑर्डिनेट एनर्जी, एक एटम की एक कोऑर्डिनेट के लोग एनर्जी क्या आ गई? के टी आ गई ना, क्योंकि भाई हाफ के टी क्या है? पोटेंशियल हाफ के टी क्या है? अरे भाई हमने वही लगा दिया एक तरह से, जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है ना, हमने वही लगा दिया एक तरह से। लेकिन भाई यहाँ पर सॉलिड्स में आ गया आपको ये, तो हाफ के टी के टी आ गया। तो तीनों के लोग क्या होगी? तो इसके लोग क्या है? हाफ के टी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हाफ के टी काइनेटिक हाफ के टी पोटेंशियल, हाफ के टी काइनेटिक हाफ के टी पोटेंशियल। तो क्या बोलेंगे? के टी। तो एक एटम के पास कितनी एनर्जी होती है? 3 के टी। क्या होती है भाई? तो भाई एनर्जी ऑफ वन एटम क्या होगी? बोलो भाई, बताओ। एनर्जी ऑफ वन, बोलो भाई, एटम क्या आ गई मेरे पास? 3 के टी। और 1 मोल ऑफ एटम क्या? अब तो भाई एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एटम क्या होगी? 3 के टी इंटू एन हो गया ना भाई। अब एन इंटू क्या होता है? आर। तो भाई 1 मोल ऑफ एटम की टोटल इंटरनल एनर्जी क्या है मेरे पास? बताओ भाई, बताओ क्या है? 3R टी आ गया ना मेरे पास, कि नहीं आया? अरे बोलो, इसको बोलते हैं भाई, नहीं है ना आपको ये? अब बताओ भाई, अब हीट कैपेसिटी होती क्या है? DE बाई DT। बोलो वेट कांस्टेंट भी भाई सॉलिड है तो हीट सप्लाई करने पर उसकी वॉल्यूम वैसे भी क्या रहती है? कांस्टेंट ही रहती है। नहीं समझे बात भाई? अरे बोलो, तो क्या है मेरे पास? डी यहाँ पुट करियो भाई, तो डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। तो DE बाई DT तो मेरे पास क्या आया? 3R नहीं आया क्या? इसको बोलते हैं डुलोंग-पिटेट्स लॉ। पढ़ा हूँ मैंने पढ़ाया था सारा ये, कि नहीं पढ़ा रखा? तो बताओ भाई, तो इनकी भी हीट कैपेसिटी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सॉलिड्स की। क्या 3R होगी, यानी कि सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? 3R। लेकिन ये पाया गया भाई, एक्सपेरिमेंटल क्या पाया गया कि हायर टेम्परेचर्स पर तो क्या होता है? बोलो भाई, ये क्या होता है? बताओ भाई, ये बताओ क्या? ये क्या मान लिया? 1R, ये क्या 2R, ये क्या भाई 3R। अब हायर पे तो क्या होता है? 3R होता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, ये क्या होता है? 0 हो जाती है हीट कैपेसिटी। नहीं है क्या आपको? यानी कि भाई अगर कोई चीज़ बहुत हाई टेम्परेचर पे है, मान लिया क्या 500 केल्विन पे, तो 500 से 501 करने में तो क्या लगती है? हीट 3R लगती है। 500 से 501 करने में तो हीट क्या लगती है? 3R लगती है। लेकिन भाई 5 से 6 करने में हीट क्या कम लगती है? नहीं है आपको? बोलो भाई, तो यहाँ भी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरी मैच नहीं कर रहे। सिर्फ बताओ, जैसे था, अरे वहाँ पर क्या था गैसेस में भी, सिर्फ कहाँ मैच कर रहे थे? हायर टेम्परेचर पर। अरे मोनोटोमिक के लिए तो सही मैच कर रहे थे, लेकिन पॉलीटोमिक के लिए क्या भाई हायर पे और लोअर पे क्या थे? अलग क्या थे? रिजल्ट थे ना। तो यहाँ भी क्या होता है? हायर पे तो क्या होता है फिर भी मैच कर जाएगा, लेकिन लोअर पे क्या होगा भाई? मैच नहीं कर पाता। नहीं आना आपको ये? आ गया ना ये? ठीक है भैया, कुछ देर रखें मैं ये। ओके, अब बताओ भाई। अच्छा, क्वेश्चन लिखे मैंने यहाँ पर। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।